गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो दूसरा चैप्टर है उसका जो हम लोग दूसरा चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो आज हम लोग फिर इलेक्ट्रिक करंट में एक बार फिर से कुछ नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप लोग हेडिंग कीजिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ और हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस के बारे में कि कौन सा ओमिक सब्सटेंस है, कौन सा नॉन ओमिक सब्सटेंस है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है उस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, यानी कि हिंदी से क्या बोलते हैं, बोलो, ओम का नियम। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, बोलो, ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, बोलो, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही है क्या है, ओम्स लॉ। क्लियर, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ द कंडक्टर एंड I क्या, I है करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी जो करंट कंडक्टर से पास कर रहा है वही है। ठीक है, चलो आज हम लोग देखते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो सपोज करो कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये जो सिरा है, सिरा मतलब एंड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टर में यहां और यहां का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मान लेते हैं कि V है। तो V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, और इससे जो है I करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब नियत ताप पर, किसी चालक से बहने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के विभवांतर V के समानुपाती होता है। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि नियत ताप पर, किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर चालक से बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। क्लियर, तो इन दो सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V है, और इससे फ्लोइंग, इससे जो करंट पास कर रहे हो, कितना करंट पास कर रहा है, I पास कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात समझ में आया, क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो, अगर क्या करेंगे, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लगेगा, बोलो, एक कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट के रूप में क्या दिया, मैं R दिया। ठीक है, तो V इक्वल टू आर आई। R क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, where R is a constant, R is a constant, R is a constant। R क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो क्या करता है, ठीक है, देखो R क्या है, where R is a constant, जो क्या करता है, बोलो, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, which is called रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आप लोग को पता होगा, हिंदी से बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, बोलो, प्रतिरोध। चलो, तो R क्या है, R एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो where R is a constant which is called रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो धारा के प्रवाह में अपोज करता है, जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसको बोलता है रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सपोज करो कि उस करंट में क्या कर रहा है, अपोज हो रहा है। अपोज मतलब बोलेंगे कि उस जो धारा, जितना मान लो कि 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, सपोज करो कि 9.5, ठीक है, 9.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये 5 जो बचा 0.5 एम्पियर जो बचा वो गया कहां, तो वही रेजिस्टेंस रोक रहा है। कौन रोक रहा है, बोलो, रेजिस्टेंस रोक रहा है। अब समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। देखिए समझाते हैं, तो बोलो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, I इक्वल टू का V अपॉन R। क्या हो जाएगा, बोलो, V अपॉन R। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मान लो R का वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर R का वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो I का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर
आर का वैल्यू को कम कर देंगे तो आई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि करंट जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड है। क्लियर, करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड है। और क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इन दो चालक के बीच का विभवांतर बढ़ा दिया जाए तो इससे बहने वाली धारा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बोलता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ का मतलब होता है नियत ताप पर, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नियत ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर भी चालक से बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। क्लियर, इंग्लिश से क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference between ends of the conductor is directly proportional to current flowing through it। क्लियर, यानी कि V जो है I के समानुपाती होगा। R क्या एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। क्लियर, गुड, इतना चीज तो समझ में आया। अब हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ निकालते हैं, V और I का ग्राफ। ठीक है, तो V और I का ग्राफ क्या होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, V और I का ग्राफ। ठीक है, चलो हम लोग आज ग्राफ देखेंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ देखते हैं। चलो ये तो V और I का ग्राफ मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो बोला क्या है, ओम्स लॉ बोल रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बोला अगर V को बढ़ाया जाएगा तो I भी बढ़ेगा। अगर सपोज करो V 5 वोल्ट है तो I भी क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। क्लियर, यानी कि देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर मैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर मानो वोल्टेज 1 बढ़ाया जाए तो एम्पियर भी 1 होगा, यानी कि बोलो इसके लिए यहाँ पे होगा। सेकंड वाला केस में कहां पे होगा, बोलो यहाँ पे होगा ना। वोल्टेज 2 तो करंट भी क्या होगा, 2 एम्पियर होगा। वोल्टेज को 3 कर दिया जाए तो करंट भी क्या होगा, 3 होगा। यानी कि इसके लिए ग्राफ जो मिलेगा वो मिलेगा मेरा स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ मिलेगा, बोलो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ओम्स का नियम का मतलब ये होता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो मेरे कैसा ग्राफ मिलेगा, बोलो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। अगर सपोज करो कि कोई कंडक्टर दिया है और बोलेगा कि ये ओम का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, V और I का ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ में अगर हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बोलो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो वो ओम का नियम का 100% पालन कर रहा है। ठीक है, वो ओम के नियम के ही हिसाब से आगे बढ़ रहा है। क्लियर, तो यही है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के ग्राफ में यानी कि V और I का जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन बताता है। और स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये ओम्स का नियम का ग्राफ है। क्लियर, चलो इतना तो समझ में आ रहा है। तो याद रखना कि यदि V और I का ग्राफ बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अब हम लोग बात करेंगे कि ओमिक सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, क्या है, बोलो ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस मतलब ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस मतलब होता है ओमीय पदार्थ। तो ओमीय पदार्थ क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखना है कि वे पदार्थ जो ओम का नियम का पालन करता है उसे ओमीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो ओम का नियम का पालन करेगा, इसका मतलब V और I, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का पालन करेगा वही क्या होगा, ओम्स का मतलब वो ओमीय पदार्थ होगा। क्या होगा, बोलो ओमीय पदार्थ होगा। यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो उस ग्राफ में हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। यानी कि वोल्टेज अगर मान लो, पहचानने का एक सिंपल तरीका है, अगर वोल्टेज उसमें अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज मतलब सपोज करो कि इसमें 5 वोल्ट अप्लाइड किया जाएगा तो करंट भी कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। तो ये ओम का नियम का पालन कर रहा है। क्लियर, यानी कि इसके लिए जो ग्राफ होगा वो मिलेगा मेरा स्ट्रेट लाइन, तो ओम का नियम का पालन करेगा। तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो जितना सारा कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर सब्सटेंस जिसमें आ गया लोहा, आ गया सोना चांदी कॉपर, ये सब जो है ये सब जो है ओम्स का नियम का पालन करता है। यानी कि ये ओमीय पदार्थ है। क्या है, बोलो ये ओमीय पदार्थ है। तो लिखना क्या है, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है, उसे ओमीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर, दो सब्सटेंस विच इज फॉलो द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, दीज आर कॉल्ड ओमिक सब्सटेंस। उसको क्या बोलेंगे, बोलो ओमिक सब्सटेंस बोलेंगे। क्लियर, अब एक बात होता है इसमें नॉन ओमिक सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में, बोलो नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो नॉन ओमिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, बोलो
वे जो ओम का नियम का पालन नहीं करेगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, उससे क्या होगा, वो नॉन ओमिक सब्सटेंस होगा। नॉन ओमिक सब्सटेंस का मतलब ये कंडीशन वो फॉलो नहीं कर सकता है। अगर इसमें ग्राफ बनाया जाएगा तो बोलो ग्राफ क्या होगा, इसमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगा ही नहीं। इसका ग्राफ क्या होगा, इधर V वोल्ट को रखा जाए, इधर क्या रखा जाए बोलो करंट का, तो या तो इसका ग्राफ ऐसे होगा या तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर ग्राफ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो मतलब ये नॉन ओमिक सब्सटेंस होगा। क्या होगा बोलो, नॉन ओमिक सब्सटेंस होगा। एग्जाम्पल में बात किया जाए तो जितना सारा नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर जितना सारा क्या है बोलो नॉन कंडक्टर है, वो क्या होगा, वो नॉन ओमिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो जितना सारा मान लो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर भी क्या होगा बोलो, नॉन ओमिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टर में कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे हो गया लकड़ी दे देता हूं मैं, लड़की में नहीं दिया है, लड़की नहीं लकड़ी। ठीक है, ठीक है, तो लकड़ी जो है ये नॉन कंडक्टर है। जैसे सेमीकंडक्टर में बात कर रहा हूं जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, तो जर्मेनियम सिलिकॉन जो है, तो जर्मेनियम सिलिकॉन जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो ऐसा पदार्थ जो है नॉन ओमिक सब्सटेंस होता है। नॉन ओमिक सब्सटेंस का मतलब सीधे माइंड में रखो कि ओम के नियम को, कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, नॉन ओमिक सब्सटेंस होगा। ओमिक सब्सटेंस क्या है, जो ओम के नियम का पालन करेगा वो ओमिक सब्सटेंस होगा। क्लियर, और ज्यादा कुछ नहीं बातें करना है। बात समझ में आया। इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं, और एक दे सकते हैं एम्पलीफायर का, मैं पढ़ाऊंगा इसका लास्ट टॉपिक में हम लोग एम्पलीफायर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। ठीक है, हम लोग लास्ट इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर जब आएंगे, जब सेमीकंडक्टर के एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, उसमें हम लोग बात करेंगे एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो एम्पलीफायर जो है सेमीकंडक्टर सब्सटेंस का बना होता है और ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का कंडीशन फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब इसमें ग्राफ जो है कुछ ऐसे मिलेगा, तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा बोलो, नॉन ओमिक सब्सटेंस होगा। ये सब तो याद हो गया होगा मेरे बोलते बोलते, क्या गुड। अब चलो हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला की तरफ, कि किसी भी कंडक्टर से बहने वाली धारा क्या होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से बहने वाली धारा क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो सीधे में लिख देता हूं, प्रूव दैट करंट flowing through any conductor, current flowing through any conductor I equal to ANEVD। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर I इक्वल टू ANEVD। तो प्रूव करना है कि किसी भी कंडक्टर से बहने वाली जो धारा होती है, यानी करंट होती है, वो करंट I इक्वल टू क्या होता है बोलो, ANEVD। मैं फिर से लिख दूंगा I इक्वल टू ANEVD। क्लियर। ये या तो इसको घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे पूछ सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट का मतलब I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब VD। मैंने VD के बारे में पिछला चैप्टर में पढ़ाया था। क्लियर, पिछला चैप्टर में नहीं, इसी मतलब पिछला वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, करंट का ही। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन निकालना I और VD के बीच में, रिलेशन को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। रिलेशन तो यही है, इसको क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रूव दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर I इक्वल टू ANEVD को क्या करना है, निकालना है। तो मेरे साथ रहिए। चलो इसको हिंदी से बोलना है, कैसे बोल देंगे बोलो, किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल टू ANEVD होता है, इसको दिखाना है।
या फिर अपवाह वेग एवं धारा के बीच संबंध को स्थापित करे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलो तो मैं इसको क्या करूंगा, पूरा सॉल्यूशन करता हूं। तो समझते जाना है, एक एक वर्ड समझना है, 100% समझ में आएगा। चलो मैं बात करता हूं सबसे पहले एक कंडक्टर का, कि ये कंडक्टर है, इसका मान लो टोटल लेंथ जो है L है, इसका टोटल लेंथ क्या है, L है। क्लियर। चलो तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 से ही जानते हैं कि किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम होता है कि नहीं बोलो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैं हम लोग पिछला मतलब फर्स्ट वीडियो में भी पढ़े थे और क्लास 10 से जानते हैं ये इस बात को। क्लियर। तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट किया। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो L जो है ये कंडक्टर की लंबाई है। ठीक है, तो मैं लिखते जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना है। L इक्वल टू क्या है, चालक की लंबाई, यानी कि L इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिखते जाना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, L इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ रहा। चलो A इक्वल टू क्या है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो n इक्वल टू स्मॉल n। अब यहां पे एक बात आ रहा है, स्मॉल n का मतलब क्या होता है बाबू, बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बोलो इलेक्ट्रॉन घनत्व। और इसका मीनिंग क्या होता है, बोलो। इसका मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। क्लियर। मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा समझाया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मीनिंग समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, गुड। अब देखो मैं बात करता हूं V क्या है, बोलो। V इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। V इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बोलो। L इंटू बी इंटू एच होता है ना वॉल्यूम का मतलब। चलो L इंटू बी इंटू मिलके हुआ एरिया, और H का मतलब सपोज करो इसका लंबाई ही है। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया, गुड। अब मैं क्या बात करूंगा, वॉल्यूम भी समझ में आ गया। चलो एक मैं बात करता हूं VD का। VD का मतलब क्या होता है, बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब अपवाह वेग, संवहन वेग, अनुगमन वेग, जो बोलना है बोलिए। चलो इतना सारा चीज क्लियर। अब मैं बात करूंगा, इतना सारा हो गया ना, इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छा समझ में आएगा, कर लो। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं, ठीक ना, कर लो। इक्वेशन में फर्स्ट खाली रहने देता हूं। इतना सारा चीज तो बात कर लिए। अब मैं बात करूंगा क्या, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द, ना इस कंडक्टर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। तो मैंने अभी बात करा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बोलो यूनिट वॉल्यूम पर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, नंबर ऑफ n था कि नहीं था। तो यूनिट वॉल्यूम पर टोटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यूनिट वॉल्यूम पर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n। तो v वॉल्यूम पर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, बोलो Vn होगा। यूनिट वॉल्यूम पर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, तो v वॉल्यूम पर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, Vn होगा। Vn का मतलब क्या होगा, बोलो। Vn का मतलब होता है एरिया और इंटू लंबाई। अभी मैंने बताया वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लंबाई और इंटू n, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ALN, यानी कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर
चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, ALN है ना। गुड। अब मैं बात करूंगा टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि इस कंडक्टर में अब कितना चार्ज है, तो चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल कितना चार्ज है, क्लियर। चलो, एक इलेक्ट्रॉन का यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है। तो इस कंडक्टर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ALN इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। अभी मैंने बताया ALN फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज E है, तो इतना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो ALN इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, ALNE चार्ज होगा कि नहीं होगा बोलो, इतना चार्ज होगा। मैं एक बार और समझाऊं क्या, यानी कि टोटल चार्ज होगा ALNE होगा। क्लियर, मैं एक बार और समझाता हूं। यूनिट वॉल्यूम पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, स्मॉल n, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम पर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या, स्मॉल n है। तो यूनिट वॉल्यूम पर फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तो V वॉल्यूम पर कितना होगा बोलो, Vn। V का मतलब एरिया और इंटू लंबाई, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, और इंटू n, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर कितना हो गया, ALN, यानी कि पूरे चालक में जो है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ALN है। क्लियर, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं बात करूंगा चार्ज का कि कितना चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन से बोलो, ALN। मैंने भी बताया ALN चार्ज है, ALN इलेक्ट्रॉन है, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ALN इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज होगा ALNE होगा कि नहीं होगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा ना, ALNE, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा, ALNE। अब मैं यूज क्या करूंगा बोलो, फ्रॉम फर्स्ट का मतलब I इक्वल टू बोलो Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी, है ना। तो मुझे क्या पता है बोलो, Q तो पता चल गया, अभी तक T पता नहीं चला है, तो T मैं पहले निकाल लूंगा, उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट यूज करूंगा। T क्या होगा बोलो, मैं लिख रहा हूं, देखो ना, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, बाय Q चार्ज flowing through conductor from one end to another end, यानी कि क्या है बोलो, टोटल टाइम टेकन बाय Q चार्ज, यानी कि Q चार्ज को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा टोटल टाइम कितना होगा, बात समझ में। तो टोटल टाइम क्या होगा बोलो, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी Vd, तो वेलोसिटी Vd इक्वल टू क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। तो यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, L डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, यानी चालक को यहां से यहां तक जाने में उसका लंबाई कवर कर, तो लंबाई उसका लेंथ हो गया, तो टोटल डिस्टेंस L, और टाइम कितना लग रहा है, सपोज करो स्मॉल t टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है, क्लियर। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, t इक्वल टू होगा L अपॉन Vd हो जाएगा, होगा कि नहीं। Vd क्या है, Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। चलो, तो यानी कि t इक्वल टू क्या हो गया, L अपॉन V, इसको इक्वेशन कर लो 2, क्या कर लो 2, बस समझ में, इसको इक्वेशन कर लो 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 देखो, नहीं रुक जाओ, इसको फर्स्ट ये वाला जो Q है उसको कर लो 2 और इसको कर लो 3 इक्वेशन, बात समझ में। अब यूज करते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, क्या यूज करते हैं बोलो, फ्रॉम फर्स्ट, मैं खाली सिर्फ इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट क्या है बोलो, Q अपॉन टी, तो I इक्वल टू कितना है, Q का वैल्यू कितना है बोलो, ALNE है ना, और T का कितना है, L अपॉन VD है ना, L अपॉन VD, तो L कैंसिल हो गया, क्या बचा बोलो, ANE, और इसको VD ऊपर चला जाए तो VD, प्रूफ हो गया। किसी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या होता है बोलो, ANE VD,
याद रखना, ठीक है। किसी भी चालक से बहने वाली धारा जो होती है वो कितना होता है बोलो, I इक्वल टू होता है ANEVD। एग्जाम में यहीं तक बनाना है, ठीक है। आगे मैं समझने के लिए बताता हूं, ठीक है। चलो ये सब समझ में आ गया होगा, गुड। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू होता है E टॉर अपॉन स्मॉल m, फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने बताया था। तो VD की जगह पुट कर सकता हूं, तो I इक्वल टू क्या मैंने लिखूंगा, ANE, VD की जगह E टॉर अपॉन m। क्लियर, गुड। यानी कि I इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बोलो, E को यहाँ पे डाल देता तो क्या हो जाएगा, ANE स्क्वायर टॉर अपॉन m और इंटू E को साइड कर दिए। चलो, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने एक टर्म बताया होगा आप लोग को, E इक्वल टू होता है DV अपॉन DR, पढ़ाया था कि नहीं, DV अपॉन DR। DV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। DR क्या था, DR डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैं L लिख सकता हूं, क्लियर। लंबाई है तो लंबाई को मैं L लिख सकता हूं, यानी E के जगह V अपॉन L पुट कर सकता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं I इक्वल टू ANE स्क्वायर टॉर और अपॉन स्मॉल n और इसकी जगह V अपॉन L, क्लियर। यानी कि किसी भी चालक से बहने वाली जो धारा होती है वो में कितना आया, I इक्वल टू आ गया ANE स्क्वायर टॉर अपॉन m और इंटू V और इंटू L। यानी किसी भी चालक से बहने वाली जो धारा होती है वो क्या, लंबाई पर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। बात समझ में आया, और ये तो है ही, बात समझ में आ गया। तो ये याद रखना, किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल टू इतना भी होता है और I इक्वल टू ANEVD भी होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो बात करेंगे, इतना याद रखना, अभी मैं कुछ बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो I इक्वल टू ये भी होता है, ठीक है, यहां पर भी बना के लाना। अब मैं आगे बात करूंगा, फिर एक क्वेश्चन को लेके आता हूं जो एग्जाम में 2-3 नंबर में तो पूछता ही है। क्या पूछता है बोलो, ओम्स लॉ इन मैथमेटिकल, ओम्स लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखो, ओम्स लॉ इन मैथमेटिकल, ओम्स लॉ को मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं, ठीक है। चलो तो मैथमेटिकल फॉर्म में मैं बात करूंगा। चलो मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बताया कि किसी भी चालक से बहने वाली जो धारा होती है वो I इक्वल टू कितना होता है बोलो, ANEVD होता है, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया, होता है ना, गुड। तो I इक्वल टू कितना होगा बोलो, I इक्वल टू होगा ANEVD और VD की जगह क्या पुट कर सकते हैं, E टॉर अपॉन m, क्योंकि VD इक्वल टू होता है E टॉर अपॉन स्मॉल m होता है। बात समझ में आ गया, चलो लिखता हूं। तो I इक्वल टू कितना लिखूंगा, ANE स्क्वायर, ठीक है, ANE स्क्वायर टॉर अपॉन m और इंटू E। मैंने अभी जस्ट बताया E का मतलब होता है DV अपॉन DR, यानी कि V और इंटू L। ये DR क्या, लंबाई है, तो लंबाई को मैं L लिखा। चलो तो I इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ANE टॉर अपॉन m और V की जगह V अपॉन L, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, देखो V को मैं यहां लिख सकता हूं I को अपॉन V और इक्वल टू कितना, ANE स्क्वायर टॉर अपॉन m, कोई दिक्कत, और इंटू L, कोई दिक्कत है नहीं है ना, गुड। अब देखो ध्यान से समझो, क्या समझना है, समझना यही है कि मैं इसको पलट देता हूं, ठीक है, उल्टा कर देता हूं। देखो मैं V अपॉन I लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, यानी कि ML और ANE स्क्वायर टॉर होगा कि नहीं होगा बोलो, टॉर हो जाएगा ना, गुड। अब देखो मैं इसको मिटाता हूं यहां पे और मैं लिखता हूं, लिखना क्या है देखो, V अपॉन I इक्वल टू, देखो क्या मैं लिख रहा हूं, ML अपॉन ANE स्क्वायर टॉर, कोई दिक्कत। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ML ANE स्क्वायर टॉर होगा ना, टॉर और इंटू I, कोई दिक्कत
नहीं। अब देखो ये जो टर्म है MLANE², टॉर्क, ये जो पूरा टर्म है ये है कांस्टेंट। मैं अभी समझाता हूं कैसे। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। सपोज करो मेरे पास कोई कंडक्टर है, सपोज करो कोई एक कंडक्टर है, तो एम क्या है बोलो, एम क्या है बोलो, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ फाइनाइट होगा कि नहीं बोलो, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होता है मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा ये तो फिक्स होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा तो उसका मास भी फिक्स हो जाएगा। क्लियर? यानी कि एरिया ऑफ, अब मान लो कोई कंडक्टर चूज कर रहे हैं, उस कंडक्टर का एरिया भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं। अब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट ही होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट ही होगा, उसका लंबाई भी अब लेंगे, जो भी हम कंडक्टर चूज करेंगे उसका लेंथ भी कांस्टेंट चूज होगा, यानी कि एल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। जब ये सारा टर्म कांस्टेंट है, ये मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, V इक्वल टू कांस्टेंट और इंटू आई। और जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगता है बोलो, समानुपातिक चिन्ह का साइन। ये क्या है बोलो, ये है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। बात समझ में आया? तो इसको मैथमेटिकली रूप से हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ को। ये रहा ओम्स लॉ। बात समझ में आया? तो ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया। ये एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछता भी है, जैक बोर्ड में स्पेशली, और बड़े बड़े एग्जाम का भी ये सब बेसिक यहीं से है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं अब बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और, ठीक है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा जो आपको बेनिफिट देगा और एग्जाम में बहुत सारा हेल्पफुल